सुप्रभात बच्चों, मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। आज हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय जिसका एक नाम अविकारी भी होता है, अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अब ये अव्यय है क्या, इसे पहले हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो अव्यय के बारे में हम लोग समझने से पहले एक उदाहरण देखते हैं। अव्यय एक ऐसा शब्द होता है, अव्यय का संबंध शब्दों से है। ऐसा शब्द जिसका रूप बिल्कुल भी नहीं बदलता है वो अव्यय कहलाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्या लिखा है? मैं यहाँ खेलता हूँ। इस एक वाक्य को हम लिंग, वचन, काल और कारक इन चारों के आधार पर परिवर्तित करेंगे। आपको पता है शब्द परिवर्तन की इकाई जो है, जिसके कारण शब्द परिवर्तित होता है, वो चार है। कौन कौन? लिंग, वचन, काल और कारक। तो हम लिंग, वचन, काल और कारक इन सब के आधार पर इस वाक्य को परिवर्तित करेंगे और फिर समझेंगे कि अव्यय आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर है लिंग। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले लिंग में देखो, ये अगर हम आपसे पूछें कि ये कौन से लिंग में है, मैं यहाँ खेलता हूं, तो आप कहिएगा मैम ये पुल्लिंग में है। तो अब इसको हम लोग स्त्रीलिंग में बदलेंगे। क्या हो जाएगा? मैं यहाँ खेलती हूं। जब इसको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदले तो अब हम देखेंगे कि किसमें परिवर्तन आया। मैं ही रह गया, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। खेलता हूं, खेलती हूं में बदल गया, मतलब खेलता खेलती में बदला। तो इस पर हम एक लाइन खींच देते हैं। और हूं में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर वचन। वचन हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन कौन? एक वचन अगर हम आपसे पूछें कि ये वाक्य कौन से वचन में है, तो आप कहिएगा मैम ये एक वचन में है। अब इसको हम बहुवचन में बदलेंगे। क्या हो जाएगा? हम यहाँ खेलते हैं। मैं बदल गया हम में, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। खेलता खेलते में बदल गया और हूं है में बदल गया। मैं में परिवर्तन आया, इसलिए हम इसमें लाइन खींचेंगे। फिर यहां में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए इसमें कोई लाइन नहीं खींचना है। खेलता खेलते में बदल गया, इसलिए इसमें दूसरी बार लाइन खींचो। पहली बार में खेलती हुआ, अब खेलते हो गया। और हूं है में बदल गया, इसलिए इसमें भी लकीर खींच दो। फिर आता है काल। तो हिंदी में तीन काल होते हैं। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अगर हम आपसे पूछें कि ये कौन से काल में है, तो आप कहिएगा मैम ये वर्तमान काल में है। तो अब इसको भूतकाल में बदलिए। भूतकाल में बदलने पर हो जाएगा मैं यहाँ खेलता था। तो मैं यहाँ खेलता था में मैं कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, खेलता कोई परिवर्तन नहीं, हूं था में बदल गया। एक लकीर और खींच दो। अब इसे भविष्यत काल में बदलिए। भविष्यत काल में जैसे मैं यहाँ खेलूंगा, तो मैं यहाँ खेलूंगा। अब देखो मैं कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, खेलता खेलूंगा में बदल गया। इसमें तीसरी लकीर खींच दो और हूं गायब ही हो गया, इसलिए हम इसमें एक और खींच दे रहे हैं। अब देखो इस वाक्य को हम लिंग, वचन, काल के आधार पर बदले। ध्यान से देखो सब में परिवर्तन आया, सब में परिवर्तन आया है। एक बार या दो बार सब में बदला है, लेकिन कोई एक शब्द है जो ऊपर से लेकर नीचे तक कभी नहीं बदला, एक जैसा रह गया। कौन है वो? यहाँ। यहाँ यही है अव्यय, यही है अविकारी। अव्यय कहो चाहे अविकारी कहो, बात एक ही है। तो अब आप समझ गए कि अव्यय या अविकारी किसे कहते हैं। अब इसी को हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। अव्यय या अविकारी। देखो शब्द परिवर्तन की चार इकाई है। शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई होती है? चार। कौन कौन? लिंग, वचन, काल और कारक। कोई भी शब्द परिवर्तित होता है तो इन्हीं चारों के आधार पे होता है। और जो शब्द इन चारों के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, नहीं बदलते हैं, वैसे शब्द या वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय का ही दूसरा नाम क्या है? अव्यय का ही दूसरा नाम
अविकारी होता है। समझ में आ गई बात कि शब्द परिवर्तन की 4 इकाई है। कौन कौन? लिंग, वचन, काल और कारक। कोई भी शब्द परिवर्तित होता है तो इन्हीं चारों के आधार पे होता है, और जो शब्द इन चारों के आधार पे परिवर्तित नहीं होता है वे शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का ही दूसरा नाम अविकारी होता है। अ मतलब नहीं, विकारी मतलब परिवर्तित होना, मतलब जो परिवर्तित नहीं होता है वो अव्यय कहलाता है, अविकारी कहलाता है। अब आ गया अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कौन कौन है? देखिए, अव्यय के भेद में अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां है निपात अव्यय। अब हमें जानना है क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। तो जब हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ाया था तो उसमें विशेषण के संबंध में कहा था कि संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे भी विशेषण कहते हैं, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें क्रिया विशेषण की परिभाषा चाहिए थी तो यहीं से मिल गया। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ये तो ठीक है परिभाषा, लेकिन हमें क्रिया विशेषण के संबंध में एक बात जाननी है। अब ये क्रिया है, क्रिया कहते किसे हैं? तो क्रिया हमने आपको पढ़ाया, एक ऐसा शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। तो काम अगर होगा तो कभी ना कभी होगा, ठीक? तो काम के संबंध में हमें एक बात जाननी है। जैसे पढ़ता है, ये क्रिया है, तो ये क्रिया है, ये क्रिया करने का एक सबका अपना अपना तरीका है। ये पढ़ता है जो क्रिया है, इस क्रिया को करने का पहले तो सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई होता है बहुत अच्छे से पढ़ता है, कोई होता है धीरे पढ़ता है, कोई होता है जोर से पढ़ता है, कोई होता है चिल्ला के पढ़ता है। एक तो पढ़ने का तरीका है, धीरे धीरे पढ़ना, खड़े खड़े पढ़ना, जोर से पढ़ना, चिल्लाकर पढ़ना। तो ये सारी चीजें जो हो गई वो हो गया तरीका, ठीक, जिसे रीति कहते हैं। रीति का अर्थ होता है तरीका या ढंग, क्रिया के करने का ढंग। फिर ये पढ़ता है, इस क्रिया को कहीं ना कहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसके स्थान होंगे करने के। घर में बैठ के पढ़ता है, स्कूल में जाके पढ़ता है, ट्यूशन में पढ़ता है, तो उसका स्थान है। कहाँ पढ़ता है? यहाँ पढ़ता है, इधर पढ़ता है, उधर पढ़ता है, ऊपर पढ़ता है, नीचे पढ़ता है। तो क्रिया के साथ दूसरा क्या जुड़ा? स्थान। तीसरा, क्रिया हुई तो कब हुई? कभी ना कभी तो हुई होगी। तो ये जो काल है इसका अर्थ हुआ समय। समय अर्थात क्रिया हुई कब? तो अभी हुई, कल हुई, सुबह हुई, रात हुई, शाम को हुई, कभी भी हुई। तो एक हो गया काल जो कि क्रिया के होने का समय बताता है। और पढ़ता है, ये क्रिया है, इसमें आ जाता है परिमाण, जिसमें कि हो गया कि क्रिया हुई है तो कितनी मात्रा में हुई है। कोई बहुत कम काम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई थोड़ा करता है, कोई बहुत ज्यादा करता है। तो चौथा हो जाता है परिमाण। तो परिमाण जिसमें बहुत ज्यादा, ज्यादा, थोड़ा, कम, बहुत कम, ये सारे जो हो गए वो हो जाता है परिमाण। तो ये सारी चीज हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्रिया विशेषण जो है वो तो अव्यय का भेद है, और क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद यही है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो क्रिया करने का तरीका, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ हुई, मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कब हुई, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया कितनी मात्रा में हुई ये बताता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यही 4 जो है क्रिया विशेषण के भेद हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिया का रूप बदलता है। करता है, पढ़ता है तो हो जाएगा पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ूंगा। तो क्रिया का रूप बदलता है, लेकिन क्रिया के पीछे जो उसका विशेषण लगता है, विशेषण का रूप कभी नहीं बदलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग क्रिया विशेषण की परिभाषा के साथ साथ उसके उदाहरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, क्रिया विशेषण पहले नंबर पर है। तो वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे पढ़ता है।
सोहन यहाँ पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया है, उसके पीछे उसके स्थान को बताया, यहाँ पढ़ता है, ये उसकी विशेषता है कि उसके बारे में जानकारी दे रहा है कि वो कहाँ पढ़ता है। रमेश कम पढ़ता है, पढ़ता है, ये भी एक क्रिया है और वो उसके मात्रा को बता रहा है कि कितना पढ़ता है। फिर है सीता कल जाएगी, आना जाना ये सब क्रिया है, तो जाएगी क्रिया है और उसके समय को बता रहा है कि कब जाएगी, तो कल जाएगी। तो ये सारे उदाहरण हैं क्रिया विशेषण के। अब क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार देखो। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? पहले नंबर पर है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरे नंबर पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरे नंबर पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथे नंबर पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 क्रिया विशेषण के भेद हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काल, इसका अर्थ होता है समय, क्रिया के होने का समय का बोध कराने वाला कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के का समय बताने वाले, क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषणों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कब हुई इसकी जानकारी देता है। उदाहरण में देखो, राम कल आएगा, आएगा क्रिया है, कब आएगा, तो कल आएगा, ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है तुम अब जा सकते हो, जा सकते हो क्रिया है, कब जा सकते हो, तो अब जा सकते हो। वह अभी अभी तो आया था, आया था क्रिया है, कब आया था, अभी अभी, ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? आने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण में और कौन कौन से शब्द आएंगे? तो देखो, आज, कल, वार, माह, सप्ताह, वर्ष आदि, ये सारे शब्द हैं। अगर क्रिया के पीछे लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वहां कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया कहाँ हुई है उसकी जानकारी देता है। क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्या बताता है? क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में, राम छत पर बैठा है, बैठा है क्रिया है, कहाँ बैठा है, तो छत पर बैठा है। मैं यहाँ पढ़ूंगा, पढ़ूंगा क्रिया है, कहाँ पढ़ूंगा, तो यहाँ पढ़ूंगा, स्थान को बता रहा है। मोहन वहां गया, गया क्रिया है, कहाँ गया, तो वहां गया, स्थान को बता रहा है। सीता कहाँ घूम रही थी, घूम रही थी क्रिया है, कहाँ, तो कहाँ घूम रही थी, इसमें आपका ये हो गया आपका स्थान। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर ये कैसे अव्यय हो सकता है, क्रिया विशेषण तो अव्यय है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। जैसे राम छत पर बैठा है, तो यहाँ पर किसी स्त्रीलिंग को ले आइए, सीता छत पर बैठी है, पुल्लिंग में बदल गया, स्त्रीलिंग में बैठा बैठी में हो गया। अब इसको काल में बदल लीजिए, तो राम छत पर बैठा था, सीता छत पर बैठी थी। वचन में लड़के छत पर बैठे थे, लड़कियां छत पर बैठी थी, सब बदल रहा है लेकिन छत पर कोई परिवर्तन नहीं, वो वैसा ही है। ऐसे ही है, सीता कहाँ घूम रही है, राम कहाँ घूम रहा था, लड़के कहाँ घूम रहे थे, लड़कियां कहाँ घूम रही थी। तो यहाँ जो है सब में परिवर्तन आया लेकिन कहाँ में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये सब हो गया अव्यय, आप खुद भी जांच कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, मैंने परिमाण कहा है, परिणाम कभी मत बोलिएगा। परिमाण, इसका अर्थ होता है मात्रा, क्रिया कितनी मात्रा में हुई है ये बताता है। जैसे देखो, क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषणों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषणों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में, राम बहुत सोता है, सोता है क्रिया है, कितना सोता है, तो बहुत सोता है, मात्रा बता रहा है। नीता कम पढ़ती है क्रिया है, कितना पढ़ती है, तो कम पढ़ती है, मात्रा बता रहा है। चाय में जरा सी चीनी डालना, चीनी डालना, डालना क्रिया है, और जरा सी डालना मतलब उसकी मात्रा को बता रहा है। मोहन कम खाता है क्रिया है,
कितना खाता है तो कम खाता है। तो ये हो गया आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथे नंबर पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के ढंग या तरीके का बोध कराता है। ये देखो, क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताने वाले क्रिया विशेषणों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में, काले बादल अचानक घिर आए। घिर आए क्रिया हुई, और कैसे घिर आई तो अचानक घिर आए। दूसरे नंबर पर है रमेश धीरे धीरे चलता है। चलता है क्रिया है, कैसे चलता है तो धीरे धीरे चलता है, उसके ढंग को बता रहा है। वह तेज भागता है। भागता है क्रिया है, कैसे भागता है तो तेज भागता है। अमित ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्रिया है, कैसे पढ़ रहा है तो ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। क्रिया किस ढंग से किया जा रहा है ये सब इसमें बताया गया, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण समाप्त। अब दूसरे नंबर पर है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, इसमें है संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध का जो बोध कराते हैं ऐसे अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, और इनका प्रयोग हमेशा दो संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, दो बात है इसमें, एक तो ये संबंध का बोध कराता है और दूसरा संज्ञा या सर्वनाम पद को ये जोड़ता है। जैसे देखो उदाहरण, राधा के बिना श्याम परेशान है। एक तो राधा और श्याम के बीच में संबंध बता रहा है, ये जो के बिना है ये इन दोनों को जोड़ रहा है, दोनों पदों को, और दोनों ही संज्ञा है, इसलिए दोनों का ध्यान में रहे, ये दोनों पद इन दोनों के कारण जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। फिर देखो, विद्यालय के सामने बगीचा है। बगीचा भी संज्ञा, विद्यालय भी संज्ञा, दोनों को जोड़ दिया के सामने, और दोनों के बीच के संबंध को भी बोध करा रहा है। फिर जंगल के पीछे नदी बहती है। जंगल नदी दोनों संज्ञा, और के पीछे दोनों को जोड़ रहा है। घर के भीतर सुरेश है। घर भी संज्ञा, सुरेश भी संज्ञा, के भीतर, दोनों के बीच के संबंध को बताता है और दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये हमेशा दो पदों को जोड़ता है। मेरे खातिर तुम ऐसा करो। मेरे सर्वनाम, तुम सर्वनाम, दोनों को जोड़ दिया कौन तो खातिर। ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। तीसरे नंबर पर है समुच्चय बोधक अव्यय। देखो, समूह का बोध कराने वाले अव्यय पद को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समूह का जो बोध कराते हैं ना, वैसे अव्यय पद को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करना, और यहाँ पर एक और विशेष बात जो इसके संबंध में मैं आपको बता रही हूँ, इसका प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा क्या करने के लिए किया जाता है तो हमेशा दो या दो से अधिक उपवाक्य जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। उपवाक्य क्या होता है तो पहले इस उदाहरण को देखो, श्रुति खड़ी थी और मीरा बैठी थी। अब इसमें पहले उपवाक्य समझ लो क्या होता है। जैसे श्रुति खड़ी थी और मीरा बैठी थी, यहां से लेकर यहां तक ये एक उपवाक्य, ये एक वाक्य है। श्रुति से लेकर थी तक ये एक वाक्य है, लेकिन वाक्य के अंतर्गत जो ये आ गए, श्रुति खड़ी थी इतना दूर और मीरा बैठी थी इतना दूर, ये उपवाक्य है। उपवाक्य वाक्य का हिस्सा होता है या वाक्य के अंतर्गत आता है, और उपवाक्य की ये पहचान है कि वो अपने आप में पूरा है। अगर दूसरे वाले जो उपवाक्य है उसको हटा दिया जाएगा तो इधर वाले जो उपवाक्य है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे श्रुति खड़ी थी, बाकी को छोड़ दो, श्रुति खड़ी थी ये वाक्य पूरा है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही इतना दूर को हटा दो और इसको पढ़ो, मीरा बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं, ये वाक्य कंप्लीट है। तो उपवाक्य जो कि वाक्य का हिस्सा होता है, उसको अगर वाक्य से निकाल भी दिया जाए, उसे अगर अकेला भी कर दिया जाए, स्वतंत्र भी, तो भी उसके वो अपना अर्थ देता है। तो श्रुति खड़ी थी ये उपवाक्य, मीरा बैठी थी ये उपवाक्य, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, ये, और ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। फिर देखो, रितेश गाएगा और रीतू तबला बजाएगी। रितेश गाएगा इतना दूर हो गया एक उपवाक्य, रीतू तबला बजाएगी इतना दूर हो गया एक उपवाक्य, इन दोनों को जोड़ा कौन, और। मैं आऊंगा वह भी आएगी, तो ये दोनों हो गए उपवाक्य, इन दोनों को जोड़ा किसने, और ने। वह मेरे पास आया था
ताकि सहायता मांग सके। सहायता मांग सके, इतना दूर एक उपवाक्य। वह मेरे पास आया था, इतना दूर एक उपवाक्य। इन दोनों को जोड़ा किसने? ताकि ने। तो ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। और आने वाले शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से होंगे? तो और, तथा, या, लेकिन, एवं, मानो, ना कि, ताकि, चाहे, अर्थात, इसलिए आदि। ये सारे शब्द जो हैं समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब है विस्मयादि बोधक अव्यय, चौथे नंबर पर विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें आश्चर्य, अचरज आदि का बोध कराने वाले अव्यय पद विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। आश्चर्य और अचरज इस सब का जो बोध कराता है, मतलब हमारे जो भाव का बोध कराता है, इमोशंस, वो बोध कराने वाले जो अव्यय पद होते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाह, वाह के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगना अनिवार्य है। वाह कैसा सुंदर दृश्य है। तो ये जो वाह आया, ये हमारे खुशी को व्यक्त कर रहा है कि हम किसी दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए, तो खुश होकर कह रहे हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर देखो, अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। तुम कब आए? हम किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए पूछ रहे हैं कि तुम कब आए हो। तो अरे मतलब हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके आगे इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा। तीसरे नंबर पर है ओह, तुम्हें क्या हो गया। ये प्रश्न पूछ रहा है और चिंता के साथ पूछ रहा है। ओह, तुम्हें क्या हो गया है। हे भगवान, अब क्या होगा। हे भगवान, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं और अब चिंता के साथ कर रहे हैं। तो चिंता, ये भी हमारे मन के भाव है। तो यहाँ देखो, ये हो गया आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। अब निपात अव्यय में लिखिएगा कि इसमें क्या होता है। निपात का अर्थ होता है गिरना, किसी के ऊपर विशेष रूप से गिरना। तो किसके ऊपर गिरता है ये? किसी शब्द के ऊपर गिरता है। देखो, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात अव्यय कहते हैं। किसी बात पर अगर विशेष रूप से बल देना हो तो उस समय निपात अव्यय अपनी भूमिका निभाता है। वो क्या करता है, उस पद के आगे या पहले लगकर, उस पद के पहले या बाद में लगकर उस पर विशेष बल देता है। तो इस तरह का जो होता है वो निपात अव्यय कहलाता है। उदाहरण में, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। ये जो ही आया वो रुकना पर विशेष बल दे रहा है। तो ये हो गया निपात अव्यय। तुमने तो हद कर दी। तुमने तो हद कर दी। तो जो आया ये तुमने पर विशेष बल दे रहा है। तो ये हो गया निपात अव्यय। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। तक, ये हो गया निपात अव्यय। पवन ने भी मुझे बुलाया। ने भी, तो ये जो है भी, इसने इस पर विशेष बल दिया और इसमें ये क्या करता है, निपात अव्यय। पवन ने भी मुझे बुलाया है, मुझे और भी किसी ने बुलाया लेकिन पवन ने भी बुलाया। और दूसरा है पवन ने मुझे भी बुलाया, मतलब पवन बहुत को बुलाया, साथ में मुझे भी बुलाया। तो निपात अव्यय क्या करता है, किसी एक पर बल देता है और इसके इस बल देने के विशेषता के कारण कई बार वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। अब एक विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें कि आप अव्यय को पहचान जाइएगा कि कैसे अव्यय के संबंध में ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है ये हमेशा क्रिया के पहले आता है। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया के ठीक पहले आता है। फिर दूसरे नंबर पर है स्थानवाचक, इसमें तो ये इसकी ही परिभाषा है। फिर है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय हमेशा दो पदों के बीच आता है। दो पदों के बीच आया है तो आप समझ जाइए वो संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय हमेशा दो उपवाक्यों के बीच आता है और इसमें आपका जो बच गया आपका ये विस्मयादि बोधक अव्यय, ये हमेशा वाक्य के आरंभ में आता है। विस्मयादि बोधक अव्यय आपको हमेशा वाक्य के आरंभ में मिलेगा और निपात अव्यय हमेशा किसी एक पद के ठीक बाद या किसी एक पद के ठीक पहले आता है और विशेष बल देने का काम करता है। तो ये बच्चों हमारा अव्यय यहाँ समाप्त हुआ। आपको हमारा चैनल अगर पसंद आया, हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। आपको जो कुछ भी पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी आपको हमारा वीडियो मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यदि हमारे वीडियो में कोई चीज पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन क्या पसंद नहीं आया वो हमारे
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।